बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये आपके राइट लेफ़्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोड्स के ऊपर, गली मोहल्लों में, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर ऐसी अशिया खुर्दनोश भी जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये किस तरीके से यहाँ पहुँची हैं, कैसे पहुँची हैं, इसका तरीकाकार क्या है पहुँचाने का। बहुत सारी गाड़ियाँ रोड्स के ऊपर ऐसी नज़र आ रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ऐसे लोग लेके फिर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उनसे जेलस भी हो रहे होते हैं कि ये इतनी बड़ी गाड़ी कल तो ऐसे फिर रहा था, कहाँ से आ गई। वो बाद में पता चलता है जी इसका तरीकाकार क्या था, किस तरीके से ये आ गई गाड़ी यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक बड़ा चेक एंड बैलेंस रखने वाला इदारा है जिनसे उनकी वो मैं लफ्ज़ वो उस तरीके से तो नहीं कहूँगा, वो कांपे टांगने वाले नहीं, टांगे कांप जाएगी, वो कांपती है वाकई उनकी। वो है जी आपका कस्टम इंटेलिजेंस महकमा, इन्वेस्टिगेशन भी है साथ, वो महकमा है। उनकी आज डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, मिस साइमा आफ्ताब साहिबा, डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। और साथ मैं ये बताता जाऊँ कि जो मिस है ये एक बुलंद पाया शायरा भी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने नाज़रीन को प्रोग्राम के एंड में रिक्वेस्ट करूंगा मैं साइमा आफ्ताब साहिबा से कि अपने खूबसूरत अशार और एक गज़ल जो है वो भी हमारे नाज़रीन के सामने पढ़े। तो यकीनन आप लोग महसूस होंगे कि एक यकदम एक ये लोगों को पकड़ने और वो रेड करने और ऐसी चीज़ें करने के बाद जो है इतनी जो है शायरा जब शेर बोलती है अपना और फिर जो गज़ल सुनाती है तो फिर अपनी एक बात होती है। बहुत शुक्रिया इस वक्त देने का, आपका बहुत शुक्रिया। वो अल्फाज तो मैं जो आपके जो एक हमारे माशरे के अंदर शायर का जो मुकाम होता है उस तरीके से मैं शायद आपकी तारीफ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं एक शायरा के सामने बैठ के, एक अदब से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के सामने बैठ के वो बोल सकूँ। बार जो टूटे फूटे अल्फाज बोले आप माइंड नहीं कीजिएगा इसमें। तो ये बेसिकली ये जो महकमा है कस्टम इंटेलिजेंस, ये है क्या और इसका काम क्या है? कस्टम इंटेलिजेंस का जी महकमा जो है इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। एक इसका फंक्शन ये है कि ये स्मगलिंग की रोकथाम करता है, जो इसका एक प्राइम फंक्शन है। फिर इसका फंक्शन ये है कि ये कस्टम से रिलेटेड जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ कहीं पर भी परफॉर्म हो रही हैं उनके ऊपर ये नज़र रखता है। इसका दायरा कार उस लिहाज से भी वसी है। फिर इसका ये काम है कि अगर ड्राई पोर्ट्स पे या सी पोर्ट्स पे इंपोर्ट में कोई ऐसी इलीगैलिटी या एक्सपोर्ट में नज़र आती है तो वहाँ पर भी ये एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। फिर ये उन मामलात में भी एक्शन ले सकते हैं कि जहाँ पर इनको लगे कि किसी फैक्ट्री में, किसी ऐसी जगह पे कोई भी कस्टम से रिलेटेड इलीगल काम हो रहा है या किसी गोदाम में ऐसा सामान पड़ा है, वहाँ पर भी हम एक्शन ले सकते हैं। जो माल होता है उस पे ही आप देखते हैं? जी। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे भी कस्टम रूल की या कस्टम एक्ट की कोई भी वायलेशन हमें नजर आएगी कि यहाँ पे कस्टम एक्ट के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो रहे, उस जगह पे हमने पहुंच जाना है और वहाँ पे हमारा दायरा अमल जो है वो शुरू हो जाता है। आपने फरमाया कि इंपोर्ट होने वाली अशिया जो है उनको चेक एंड बैलेंस आप रखते हैं कि ये कस्टम पेड किस तनासब से आपका कस्टम जो पेड वो होता है उसका तनासब क्या है? देखिए, ज्यादातर तो मसला होता है इंपोर्टेड चीजों और स्मगल्ड चीजों के दरमियान। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो इंपोर्ट से चीज आती है जाहिर है उस पर तो ड्यूटी या टैरिफ लग कर आता है, जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है। टैरिफ हमारा जी 0% से लेके 20% के दरमियान है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर। उसकी प्राइस जो है उसकी चीज की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिस्क्रिप्शन है और उसके हिसाब से वो जो है उसके ऊपर टैरिफ लगता है। दूसरा रास्ता ये है कि वो इंपोर्ट के ज़रिए से वो सामान ना मंगवाया जाए और उसको किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी तरीके से स्मगल करके पाकिस्तान में ले आया जाए। बिल्कुल सही। उस पे ज़ाहिर ड्यूटी अदा नहीं की गई होती और उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा जो है उसका पीछा करते हैं और एक्शन लेते हैं। तो उसका जो किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो उमूमन आप पकड़ते होंगे तो समझ तो आती होगी किस तरीके से? उसमें काफ़ी सारे फिनोमिनन हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांजिट के नाम पे अफगानिस्तान जाती हैं और वहाँ से वापस आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्चेस के ऊपर कराची और गवादर और हमारी जो पूरी साहिली पट्टी है वहाँ से वो इनफिल्ट्रेट कर जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इम्पोर्ट में ही वो कंसील करके या मिसडिक्लेयर करके लाते हैं और असल में वो इम्पोर्टेबल नहीं होती या उनके ऊपर टैक्स
टैक्सेस का कोई ज़्यादा लगने होते हैं और कम लग जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं इन चीज़ों को अंदर लाने के। पाकिस्तान की चूँकि जुग्राफियाई सूरत हाल और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल इस तरह की थी कि अफगानिस्तान से के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो हमेशा बड़ा टर्बुलेंट सा रहता था और उधर से आना जाना भी चीज़ों का जो है वो बड़ा आज़ादाना था। जी जी। तो वो स्मगलिंग का एक चैलेंज हमें उस साइड पे जो है वो थोड़ा सा दरपेश हमेशा रहता है, अफगानिस्तान से ज्यादा रहा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ये जो इन्होंने वो बाड़ लगाई है, जो दीवार कर रहे हैं, हाँ इससे जी, कुछ उससे फर्क पड़ा बेहतरी आ रही है, सूरत हाल में बेहतरी आ रही है उससे, लेकिन उस लेवल पे या उस मकाम पे जाहिर है कि नहीं है स्मगलिंग। और अब चूंकि अफगानिस्तान में जब से फिर तालिबान का शुरू हुआ तो ट्रेड भी कुछ अरसे के लिए बंद हुई, तो वो उसकी वजह से भी थोड़ी सी जरा कमी आ गई थी। मतलब फिर आपके बीच ऊपर लोड में कम हुआ है। जी, और उसमें फिर इंडिया से होता है कि कई दफ़ा ये इंडिया वाला जब हमारा ट्रेड खुला था तो वहाँ से पैसेंजर्स भी काफ़ी सारा सामान ले आते थे, क्योंकि आपको ये भी आपके नॉलेज में ज़रूर होगा कि एयरपोर्ट से लोग सामान ले आते हैं कई दफ़ा। मुसाफिरों के पास से भी काफ़ी बड़ी तादाद में आईफोन्स, कभी कोई शराब की बोतलें, कभी इस किस्म की चीज़ें, कभी ड्रग्स या कोई भी ऐसे सामान जो है ना वो पैसेंजर्स खुद भी कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो वाघा पे भी हमें ये इशू आते थे और एयरपोर्ट पे भी हमें ये इशू सारे एयरपोर्ट्स पे दरपेश है पाकिस्तान या में। बॉर्डर्स के ऊपर चेक करने का तरीका कार क्या है आपका? जी, वहाँ पे तो कस्टम्स की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारी, जो भी सामान है वो वहाँ से चेक होके निकल। जी बिल्कुल, स्कैनिंग मशीन्स लगी हुई हैं और वहाँ पे स्कैन होता है। फिर भी लोग निकाल लेते हैं कि वो क्या तरीका कार है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी आपने एयरपोर्ट की बात की, वहाँ से शराब भी निकल आती है, फोन भी निकल आते हैं, वो क्या तरीका ये बस बड़े सगीर के लोग बहुत इनोवेटिव हैं जी, वो तो हर चीज़ को जो है किसी न किसी तरह सर्कमवेट करते हैं, लेकिन उसके इंसिडेंट्स बहुत कम अब हो चुके हैं। अब कंट्रोल्स बेहतर हैं, कैमरास लगे हुए हैं, स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो 100 में से एक आध निकल भी जाता है अगर, जदीद टेक्नोलॉजी पकड़े जाते हैं लोग। जी जी, इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा टेक्नोलॉजी का बहुत दखल है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में अब इस तरह से पैसेंजर का रिजीम है कि वो चाहते हैं कि पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करें। आप देखिए कि पुराने ज़माने में कस्टम वाले टैची खोल के सबका सामान बाहर फेंका हुआ है और वो फिर पैकिंग अनपैकिंग हो रही है, अब स्कैनर के अंदर से गुजारें और उसको उस तरह से देख लेते हैं। जी, तो चूंकि हर तरफ फैसिलिटेशन का बहुत ज़्यादा है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम फिजिकली हर एक को इंटरवीन करके रोकें। इट इज़ बेटर टू हैव कंट्रोल्स जो कि रिलायबल हों और उसकी वजह से हम लोगों को पिन पॉइंट करके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो स्मगल करते हैं ये आम आदमी नहीं होते, इनमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। जी बेशक। बहुत सारों के पीछे जो है स्पोर्ट्स कुछ ऐसे लोगों की होती है कि जो बड़े बासर लोग होते हैं। जी। तो इसमें कभी प्रेशर आया, कभी धमकियां आई? हाँ जी बेशक, रोज़ाना की बुनियादों पे आती रहती हैं, क्योंकि जाहिर है ये स्मगलिंग का मनी चूंकि इनफॉर्मल मनी है, ये हमारी मेन स्ट्रीम में डॉक्यूमेंटेड मनी तो है नहीं, तो ये मनी आमतौर पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ही इस्तेमाल होता है। बल्कि अब तो अमेरिका का और बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड्स का इसमें ये भी इंटरेस्ट था कि यही मनी कहीं टेररिज्म के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, तो वो फिर काफ़ी सारी FATF और ये सारी डेवलपमेंट आपके सामने ही है कि फिर उन्होंने के भी कुछ लोग शामिल। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो शामिल कैसे हैंडल होते करते हैं आप लोगों को? बस जी, प्रेशर इतना सब जाहिर है, आप जो कस्टम वाले उनके भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो किस तरीके से वो हैंडल करते हैं? लेकिन हम लोग पिछले 2 साल से, साल डेढ़ से तो यहाँ पे हम लोगों ने उनको बड़ा अपफ्रंट हैंडल किया हुआ है। पहले ये होता था कि जो भी हम स्मगलिंग का सामान पकड़ते थे तो उसके ड्राइवर के ऊपर हम पर्चा दे देते थे, जो भी वो ट्रक या ट्रॉला चला रहा होता था या गाड़ी जिस ड्राइवर से हमने ली है। अब हम ये करते हैं कि उसके असल ओनर को ट्रैक करके और उसके ऊपर हम उसके असल बात ये इसी मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि वो उसको हीट फील हो कि जी मैं ये काम करूंगा अगर तो फिर मैं कहीं ना कहीं फंसूंगा। और कई जगहों पे ऐसे हुआ कि जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली है या हम किसी गोदाम पे गए हैं, कहीं हमने रेड किया है या सड़क पे से कोई चीज पकड़ी है और उन्होंने फायरिंग कर दी है, मजामत की है, तो हमने फिर ATA के पर्चे भी उनके ऊपर करवाए हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट। तो ये आपका अलग कोई है या पुलिस स्टेशन? नहीं, ये पुलिस स्टेशन में वहाँ पे करवाते हैं। तो पुलिस आपके साथ ताउन करती है? जी, पुलिस का हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा ताउन जो है पिछले काफी अर्से से मिल रहा है। कोर्ट्स को अलग है या यही? जी, कस्टम्स की कोर्ट अलग है, कस्टम्स के कस्टम जज होते हैं अलग, वो सेशन जज के लेवल के होते हैं और वो हमारे कस्टम्स के केसेस को सुनते हैं, लोगों की बेल्स लेते हैं, मुकदमों के फैसले करते हैं। उसी तरह वहाँ चालान जमा होते हैं, तफ्तीश मुकम्मल होती है, लोग वो जो मफरूर मुल्ज़िम इश्तिहारी और सारा प्रोसेस सेम तरीकाकार वही है। तो आपके लीगल टीम होती है वो? हाँ जी, हमारे पास वो हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं। ठीक है। FBR ने नोटिफाई किए हुए हैं। ठीक है। वो प्रोसिक्यूटर्स फिर हमारे वो अपॉइंट होते हैं। FBR और कस्टम का क्या ताल्लुक है आपस में? FBR के 2 विंग्स हैं जी बड़े। एक FBR का विंग है जिसको IRS कहते हैं, ठीक है, यानी इनकम टैक्स जिसको पहले कहा जाता जी, ठीक है। उस इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है।
और दूसरी सर्विस जो है एफबीआर में वो कस्टम्स है, तो हम एफबीआर का पार्ट हैं। अच्छा, आप एफबीआर का पार्ट है, ठीक है। हम वो पार्ट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्मगलिंग को देखते हैं, और दूसरा पार्ट वो है जो उनकी इनलैंड सारे टैक्सेस को देखता है, तो आप जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स वगैरह। तो आप रेवेन्यू कितना जनरेट करके देते हैं? हम एफबीआर को जी 60% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, क्योंकि एफबीआर का ज्यादातर रेवेन्यू इंपोर्ट स्टेज से आता है और इंपोर्ट स्टेज पे हम लोग हैं। देखिए, ये एफबीआर को भी आप देख रहे हैं, कस्टम हुकाम जो है उनको अमूमन किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? जिस तरह आपने कहा मज़ाहमत भी करना, तो और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, ये सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी जो भी है चैलेंजिंग है, और यहाँ पे ज़्यादा एंटी स्मगलिंग में हमें ज़ाहिर है इस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। फिर दूसरा ये है कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं उनके अपने कल्ट हैं, और उनमें से भी पॉलिटिकली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो भी कुछ अनड्यू फेवर्स के लिए कभी टैरिफ बढ़ा दें, टैरिफ कम कर दें, इस चीज़ की इंपोर्ट अलाउ कर दें, फलान चीज़ की इंपोर्ट बंद कर दें, इसकी एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दें। तो इस तरह के बहुत से प्रेशर्स हैं जो आते रहते हैं। लोग लॉबिंग करते हैं चीज़ों को अपने हक में डिस्टॉर्ट करने के लिए, लेकिन हमारा एफबीआर का चूंकि ये भी एक काम है बुनियादी कि हमने इकोनॉमी पूरी को देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ की इंपोर्ट ना हम अलाउ कर दें कि हमारी लोकल इंडस्ट्री बैठ जाए, बिल्कुल। या हम किसी ऐसी चीज़ की एक्सपोर्ट ना अलाउ कर दें कि जो हमारे ज़ाहिर मुल्क के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम उसको एक्सपोर्ट मतलब तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसले करने होते हैं। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखभाल के फिर हमें देखनी पड़ती हैं। इस तरह की अगर कोई माफियाज या एजेंडाज हों लोगों के, हिडन एजेंडा, और ये बड़े पावरफुल लोग हैं, ज़ाहिर है एक्सपोर्टर्स हुकूमत के हमेशा से बहुत लाडले रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है, तो एक्सपोर्टर्स की डिमांड्स आमतौर पर पूरी की जाती हैं। तो एक्सपोर्टर्स भी अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे पहले फैसलाबाद में कलेक्टर थी जो कि टेक्सटाइल की बहुत बड़ी और एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ी स्टेशन है, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि अब एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड और एजुकेटेड हैं, और वो अब चीज़ों को बड़ा प्रोफेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे वो कम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब वो इस तरह के अनड्यू फेवर्स लेने में भी इतने वो नहीं होते, उनको होता है कि जी चूंकि हमारी चीज़ ने यूरोप जाके बिकना है तो उसका स्टैंडर्ड ही ठीक होगा, तो वो जाहिर है वहाँ पे। लेकिन आपको ये भी ख्याल, जैसे आपने फरमाया, ख्याल रखना पड़ता होगा ना कि ठीक है एक्सपोर्टर जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के लाडले रहे हैं, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपने उनका भी ख्याल रखना होता होगा, उनको फिर ही फैसले करते होंगे। ऐसे ही है, तो आपको बड़ा बैलेंस कर रख के चीज़ों को चलना पड़ता है। इस महकमे को फेडरल गवर्नमेंट जी, फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर आता है, मातहत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री आपकी बाकायदा जो है इसको, मिनिस्ट्री हमारी जी इसको रेवेन्यू डिवीजन की मिनिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन हमारा काम है। बिल्कुल सही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। एक्सपोर्ट, जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कस्टम का क्या किरदार है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में जी कस्टम का एक किरदार, यही एक सबसे बड़ा किरदार है कि कस्टम बहुत फैसिलिटेटिव हो और बहुत स्पीडीली काम करे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्लियर करे या प्रोसेस करे। हमारा इस हद तक काम है, और एक अपने लेवल से हम इनपुट दे दें कि जी ये चीज़ की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ रही है और घट रही है। फिर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उसको देखें कि उस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने या घटने का इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमारा काम फीडबैक देना है, हमारा काम मैक्सिमम फैसिलिटेशन देना है, हमारा काम स्पीड अप करना है चीज़ों को, सो दैट कि अगर किसी इंपोर्टर ने करोड़ों का सामान मंगाया है और वो अगर महीना पोर्ट के ऊपर ही पड़ा रहेगा तो जाहिर है उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपका बोर्ड होता है, माहिर मुआशियात से डिस्कस करते हैं, कैसे आप ये चीज़ें? हाँ जी, हम लोग तो अपना पॉलिसी इनपुट जो होता है जी एफबीआर में दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो एफबीआर के मेंबर्स हैं पॉलिसी के और चेयरमैन हैं वो टेकअप करते हैं इसको तमाम मिनिस्ट्रीज़ के साथ। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसमें ऑन बोर्ड होती है, इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड होती है, इसमें आपकी कैबिनेट ऑन बोर्ड होती है, हमारा जो बजट पास होता है आपको पता ही है वो असेंबली से पास होता है, उसी में सारी चेंजेस हम कर रहे होते हैं इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सारे लोग जो हैं वही पॉलिसी मेकिंग लेवल पे कर रहे होते हैं। जो बॉर्डर पार से कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, जिस तरह आपने कहा लॉन्चेस के थ्रू आती हैं, वो अफगानिस्तान बॉर्डर से आती रही बहुत सारी चीज़ें, तो आप समझती नहीं कहीं ना कहीं आपका जो इदारा है इसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं अंदर? बिल्कुल जी, हर इदारे में जो है अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं लोग तो इस किस्म का फिनोमिनन जन्म लेता है। और जाहिर है एक हमारी जियो डायनेमिक्स है इस सारी चीज़ के, फिर उसमें जाहिर है कि बॉर्डर का पोरस होना, बॉर्डर में आज़ादाना मूवमेंट है, वो हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा रही है कई सालों से और कई दिहाइयों से। उसकी वजह से वो चीज़ कंट्रोलेबल नहीं रही स्मगलिंग वाली, और जाहिर है फिर वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है फिर वो वहाँ पर है या यहाँ पर है,
मिली भगत का एलिमेंट भी कहीं कहीं मौजूद होता है। कभी ट्रेस हुए ऐसे लोग? जी, ऐसे लोग फिर कोई सजा जी, सजा उनको दी जाती है। सजा दी जाती है। काफ़ी सारे हमारे लोग हैं जिनका रिमूवल भी हुआ सर्विस से, जिनको पेनल्टीज वगैरह भी हुई और उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई कर रहा है। बल्कि अब महकमे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है और मेरिट भी आ गया है कि अब ऐसी कोई चीज़ अगर पॉइंट आउट हो जाए तो उसके ऊपर लाजमी एक्शन हम लें। अच्छा, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि क्या वजह है जब एक कस्टम ड्यूटी है, एक आज़ादाना कोई चीज़ आप लेके घूम सकते हैं, तो फिर ये नॉन कस्टम की तरफ ये जो ड्यूटी पेड नहीं होती उधर क्यों लोग जाते हैं? क्या वजह है? इसलिए जाते हैं कि कॉस्ट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है जी। अगर मैं ड्यूटी दे के आऊँगा, ख़ास तौर पे अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, तो गाड़ियों के ऊपर चूंकि पाकिस्तान में लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स का ये ख्याल है कि इंपोर्टेड गाड़ियों को डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, उनको ज़्यादा हौसला ना किया जाए, लोगों को उनको ज़्यादा इनकरेज ना किया जाए जो लोग लाएं बाहर से गाड़ियाँ। तो उन्होंने गाड़ियों के ऊपर ज़ाहिर है 100% ड्यूटी है। सो अगर आप एक गाड़ी इंपोर्ट करके लाएंगे बाहर से और वो आपको फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की पड़ रही है और उसको आप किसी तरह से स्मगल करके लाएंगे तो वो आपको 40 लाख की पड़ रही है, तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत ज़्यादा ये तो। जी, तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव है लोगों के लिए कि वो रिस्क लेने की आ जाते हैं एक मूड में कि ये हम रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जब पकड़ी जाएगी वो तो तब देखी जाएगी। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ाने से जी ज़्यादा ये स्मगलिंग होती है, इस तरह की चीज़ें? हाँ जी, ये भी एक उसका एलिमेंट है कि कस्टम ड्यूटी अगर आप बहुत ज़्यादा अनरीजनेबली बढ़ा देंगे किसी चीज़ के ऊपर तो लोग माइल होंगे कि उसको किसी और तरीके से वो मुल्क में ले आएँ। लेकिन मसला ये है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो लग्जरी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो हमें टैक्सेशन इन एनी केस ज़्यादा करनी ही करनी है ना, क्योंकि लग्जरी चीज़ें वेल ऑफ लोग अफोर्ड करते हैं और वेल ऑफ पीपल शुड बी पेइंग टैक्सेस। वो सारा चूंकि एक पैराडाइम और थ्योरी है, ऐसा तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि हाँ जी, वो फिर पाकिस्तान में ये मसला है कि चूंकि कुछ लूप होल्स ऐसे हैं कि जहां से इस तरह का काम हो सकता है। गाड़ियों की बात करेंगे, नॉन कस्टम गाड़ी जो है आम बंदा तो नहीं रख के घूम सकता, वो भी जाहिर इन्फ्लुएंशियल ही घूम रहा होता है और कई इन्फ्लुएंशियल से हमने पिछले 3-4 महीने में बरामद की भी की हैं। अच्छा, गाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये मुश्किल है बॉर्डर क्रॉस करवाना, इनको लॉन्च के थ्रू लेके आना, तो ये फिर भी बहुत हाँ जी आती हैं, इनकी बड़ी काफ़ी मूवमेंट। अभी आपके ऑफिस के बाहर देखी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, पकड़ी हुई हैं। जी ऐसे ही है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि लग्जरी ही गाड़ियां उतनी तादाद में हैं जिन पे कि मैक्सिमम टैक्सेशन भी है और मतलब जो अगर उसको नॉन कस्टम भी खरीदता है तब भी वो 40-50-60 लाख की गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कैसे ले आते हैं, क्या है वो, कौन सा उनके पास आला है, वो नजर नहीं आते, वो अलादीन का चिराग रगड़ते हैं और बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं? बस ये आती तो जाहिर है बाय रोड ही हैं, ये ज़्यादातर उसी इलाकों से आ रही होती हैं जो हमारे बॉर्डर्स इतने स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड नहीं है, वहाँ से ही आती हैं। वहाँ से उन्होंने कोई रास्ते देखे होते हैं कि इस मतलब चोर रास्ते देखे? हाँ जी, चोर रास्ते हैं जहाँ से वो निकाल लाते हैं। तो वहाँ कभी इनका कस्टम हुकाम या बॉर्डर मिलिट्री जो हमारी, उनके साथ भी आमना सामना होता होगा? जी होता है, वो लोग भी बहुत सी गाड़ियाँ पकड़ के हमें देते हैं और अपने मतलब उनको भी कार्रवाइयाँ करते हैं। फायरिंग का तबादला भी हुआ? जी अक्सर होता है, क्योंकि वो लोग बल्कि अगर किसी का सामान कीमती है और आपने वो पकड़ने की कोशिश की है तो फिर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं। आपके जो जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है, आपके भी जवान हैं, जी बाकायदा ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं? हाँ जी, ये जो हमारे नए लड़के भर्ती हुए हैं, बल्कि कुछ कस्टम में भर्तियाँ काफ़ी अरसे से बंद थी, पिछले 4-5-6 साल से दोबारा शुरू की है, तो इन बच्चों को हमने ट्रेनिंग करवाई है, पुलिस के इदारों से भी कराई है और आर्मी के भी इदारों से करवाई है, फायरिंग की, कॉम्बैट करने की और इस तरह की जो बेसिक एक ट्रेनिंग है कि अगर एक सिचुएशन अराइज कर जाए तो किस तरह से वेपन हैंडलिंग करनी है, किस तरह से वहाँ पे उसको कंट्रोल करना है। आप जिस शहर में बैठी हैं, बड़ा हर हवाले से इसको फरामोश नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आप सिर्फ लाहौर को देख रही हैं या और भी एरियाज आपके अंडर आते हैं? मेरे पास जी लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन है, एंटी स्मगलिंग और इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस। तो ज़्यादातर केसेस गुजरांवाला में होते हैं या लाहौर में होते हैं? दोनों में होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है सारा गुजरांवाला। दोनों में होते हैं एक्चुअली लाहौर में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जो भी स्मगल्ड चीज़ें आनी है उनकी मार्केट लाहौर है, उन्होंने बिकना लाहौर में, यहाँ से निकल के कहीं जाना है उसने, तो वो चूंकि उनके जो मेजर उनके रिटेलर्स हैं, जो मेजर होलसेलर्स हैं उन चीज़ों के, वो सब लोग लाहौर में ज़्यादा मौजूद हैं, इसलिए यहाँ इस किस्म का सामान ज़्यादा पकड़ा जाता है, जैसे सिगरेट हैं, छालियाँ हैं, इंडियन गुड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कपड़ा है,
मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी सामान स्मगल होकर आता है, लाहौर उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल ऐसे। फिर लाहौर से वो जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे आगे रवाना होता है। जो गुजरांवाला वाली साइड पे हैं वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें आती हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को दरकार होती हैं। वहाँ पे उस किस्म की चीज़ों के ज़्यादा सीजर्स या चीज़ें हमारे सामने मतलब आपके एरिया में हब जो है लाहौर ही है कि यहाँ जी, यहाँ हब लाहौर है, लेकिन गुजरांवाला भी बड़ा कंसिडरेबल एक एरिया है। कपड़ा जो है वो कैसे पता चलता है कि ये नॉन कस्टम है? कपड़ा ही होता है वो? हाँ जी, लेकिन उसकी वो अब हमने, चूंकि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑटोमेशन की तरफ भी काफ़ी नहीं, वो तो तब FDR पता गया चलेगा है ना जब एक मार्केट में आ गया, एक शॉप पे चला गया। जी जी, तो कैसे आपको पता वो चलेगा? उसके बैक एंड पे जी हमारी, अगर वो इम्पोर्टेड नहीं है ना तो उसकी वो मौजूद नहीं होती, इम्पोर्ट की रसीदें और सारी चीजें वो चेक करते हैं आप? जी, तो उसमें जाली बन जाती होगी? हाँ जी, उसमें जाली भी बनती है। उसमें ये होता है कि जो ओरिजिनल इंपोर्ट की जीडी, जिसको हम गुड्स डिक्लेरेशन कहते हैं, जो ओरिजिनल इंपोर्ट की जीडी होती है उसमें तस्वीरें भी अब अपलोड होती हैं, यानी इंपोर्ट के टाइम का जो कपड़ा होता है उसकी तस्वीरें अपलोड हुई होंगी। फिर ये कपड़ा उससे मैच नहीं कर रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर वो जीडी किसी और टाइम पीरियड की होती है, वो उसके पूरा तरीकाकार है। हाँ जी, फिर उसकी ट्रेल को हम भी मैच करते हैं। अगर ये हमें बताता है या रसीद देता है कि मैंने फलान से खरीदा है, तो फिर हम उस फलान से भी जाकर तस्दीक करते हैं कि उसने ये कपड़ा कहाँ से लिया है। और अगर वो एक ट्रेल बन रही है बैक एंड पे तो फिर तो जाहिर है उसको हम जेन्युइन कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर नहीं बन रही है तो फिर जाहिर है कि वो कपड़ा जो है वो उस तरह से। अच्छा, मेरे सुनने फिर कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडियन ओरिजिन के हैं। अब इंडिया से तो चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एज अ पॉलिसी ही बंद है इंपोर्ट, तो फिर ऑब्वियसली फॉर 100% ऑफ द टाइम्स वो हमें फिर पता है कि वो स्मगल्ड है। वो दुबई से भी तो आ सकता है जी, वो वाया दुबई मोस्टली आ रहा होता है। अच्छा, मेरे सुनने में आया क्या, मैं बहुत सारे दोस्तों से सुना कि जो लाहौर के अंदर डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब साहब है, बड़ी दबंग ऑफिसर हैं। तो ऐसी दबंग ऑफिसर जो है उनको बहुत सारे थ्रेट्स भी आए होंगे, कभी प्रेशराइज भी किसी ने किया होगा। को डायरेक्टली आपको कभी ऐसा प्रेशराइज किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, किसी और वाय से, कई क्रिमिनल्स की तरफ से कोई ऐसा? नहीं, इस तरह ये डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं लोग प्रेशराइज करने, लेकिन उसका हाल ये होता है कि आप इनकी बात को इग्नोर कर दें। फिर आप फीमेल हो के आपने कभी सोचा नहीं, प्रेशराइज नहीं हुई कि मैं एक फीमेल हूँ, कैसे इसको हैंडल करूं? बल्कि फीमेल होने का मुझे ज्यादा ये फायदा हो जाता है कि जो है मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो है डोंट वांट टू कांटेक्ट मी आफ्टर देयर गुड्स आर कैप्चर्ड बाय अस। तो वो कहते हैं कि आप वो फीमेल को कैसे कांटेक्ट करें ना, तो वो बेचारे फिर उसकी वजह से भी उनकी चीजें जो हैं वो पकड़ी जाती हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। मतलब वो ड्रामे और मूवीज में क्योंकि जो जेन्युइन इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, देखिए मैंने तो चूंकि मेरी 20-22 साल की नौकरी होगी, जेन्युइन इंपोर्टर एक्सपोर्टर मुझे जानते हैं और वो मुझे एक्सेस भी कर लेंगे अगर उनका सामान पकड़ा जाएगा। लेकिन एक क्रिमिनल के लिए ये ज्यादा मुश्किल है कि वो कैसे करे। कोई ऐसा आपके जिस तरह 22 साल हो गए, कोई ऐसा वाकया जो बड़ा मुश्किल पेश आया हो, कोई ज़हन में हो कि आपने कोई माल ऐसा पकड़ा हो, और कोई ऐसा कोई वाकया है? नहीं, कई वाकयात हैं उसमें, तो बहुत सारे वाकयात होते हैं। हमने एक पिछले दिनों चाइनीज़ इंडिविजुअल को पकड़ा फ़ोन की लोकेशन से, वो बड़ा एक चैलेंजिंग था। फिर उसके बाद हमने 2-3 गाड़ियाँ बहुत हाई वैल्यू की थी और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से निकलवानी थी। सारी चीज़ें वो जो हम ड्रामों फिर बड़ा एक वो थ्रिलिंग था, बड़ा थ्रिलिंग होता है कि उसको पहले आप एक बंदा प्लांट कर रहे हैं, फिर आप उसका वो सारा कर रहे हैं और फिर आप मौके पे जाके उसको एप्रीहेंड कर रहे हैं। तो वो सारे को कोऑर्डिनेट करना बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग काम है। अजी, आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिस साइमा आफ्ताब साहिबा से कस्टम के हवाले से मज़ीद जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनके जुडिक्शन में आती हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्या तरीकाकार है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस साइमा आफ्ताब साहिबा बता रही थी कस्टम का काम क्या है। तो मिस, गाड़ियों की बात हो रही थी हमारे के नॉन कस्टम गाड़ियां जो है वो पकड़ते हैं आप, तो इसका कोई वेयर हाउस बनाया है, कहाँ पे आप इनको गाड़ियों को पकड़ते हैं? हाँ जी, वेयर हाउसेस है हमारे, लेकिन गाड़ियाँ चूंकि हमारी सबसे वैल्यूएबल आइटम होता है जो कस्टम्स का हम लोग पकड़ रहे होते हैं। नॉर्मली लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि इसी ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर हम मैक्सिमम गाड़ियों को अपने सामने रखें, ताकि एक तो उनकी मेंटेनेंस थोड़ी बहुत होती रहे और दूसरा वो हमारी कस्टडी में रहें। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जब हम देखते हैं, वो आपका डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट AVLS होते हैं, तो गाड़ियां वहाँ पे ख़राब हो चुकी होती हैं, बारिशों के पानियों से वो गल चुकी होती है, बेकार हो जाती है, वो किसी काम नहीं आती। तो ये कैसे आप इतनी महंगी गाड़ियाँ पकड़ते हैं और फिर ज़ाया हो जाती हैं?
हाँ जी, अब उसमें चूंकि हर चीज़ को हमने कानून के मुताबिक करना होता है, तो कानून की उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें पेश नज़र रखनी पड़ती हैं। अब अगर जिसकी भी हम गाड़ी पकड़ के लाए हैं, हुकूमत मतलब हमारा आइन ये कहता है और हमारा कस्टम एक्ट भी यही कहता है कि उसको हम एक हेयरिंग देंगे, उसके गाड़ी के ऊपर फैसला होता है, ठीक है। और वो एक इंडिपेंडेंट फोरम, बिल्कुल जी, इंडिपेंडेंट फोरम उसको डिसाइड करता है उस बंदे की बात सुनकर, हमारी बात सुनकर, कि ये गाड़ी क्या वाकई ऐसी है कि कागजात के बगैर है या नहीं है। और उसके बाद हम लोग तो उस गाड़ी को सिर्फ आप समझें कि डिटेन करते हैं, और बाद में वो जो प्रॉपरली जिसको कहते हैं जब्त की कार्रवाई, वो तो उस फोरम से जाकर होती है। अच्छा, नहीं, एक गाड़ी पकड़ेगी, उसके पास कागजात नहीं है जी, वो उस पे पे करना चाहता है, तो क्या उसका ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा निज़ाम नहीं है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इस सारी स्मगलिंग को डिसइंसेंटिवाइज करना है, उन्होंने इसकी हौसला शिकनी करनी है इस पूरे ट्रेंड की, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वाला काम किया हुआ है कि जिससे गाड़ी मिलेगी उसको गाड़ी तो वापस दोबारा नहीं मिलेगी। गाड़ी पकड़ी जाती है, उसका चालान आप भेज देते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, उसका एक हम बनाकर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी सारी चीजें, किन सर्कमस्टांसिस में ये गाड़ी पकड़ी गई है और इसके कागज हमें नहीं ये बंदा ला सका, हम लोग भी 15 दिन का टाइम देते हैं। हायरिंग शेयरिंग होती है, फिर उसमें कितना टाइम लगता है? हम लोग खुद भी 15 दिन का टाइम देते हैं कि अगर वो 15 दिन में कोई कागज गाड़ी के ले आता है और गाड़ी जेन्युइन साबित हो जाती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं साबित होती तो फिर हम उसका वो चालान बनाकर, जिसको हम सीजर रिपोर्ट कहते हैं, वो हम भेज देते हैं। उसके ऊपर फिर महीना 2 महीने 3 महीने फैसला हो जाता है, होती है, फिर उसके ऊपर इनवेरिएबली 4-5 महीने गुजर जाते हैं जब से वो गाड़ी पकड़ी हुई है। उसके बाद अगर वो बंदा आगे अपील में चला जाता है इस फैसले के अगेंस्ट कि जी मैं हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं, या मैं कहीं ट्रिब्यूनल में जाना चाहता हूं, या मैं कोई और रेमेडी अवेल करना चाहता हूं, तो वो मामला फिर जाहिर है अदालत में पेंडिंग हो जाता है। और उसकी वजह से कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कई साल गाड़ियां जो हैं वो डिस्पोजल नहीं हो सकी, क्योंकि हाई कोर्ट इंटरम ऑर्डर कर देता है, या ट्रिब्यूनल हमारा कस्टम्स का इंटरम ऑर्डर कर देता है कि इस केस के फैसले तक गाड़ी को डिस्पोज ऑफ नहीं करना। अब वो हम लोग जो है वो उसकी वजह से बाउंड हो जाते हैं और उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। ज़ब्तशुदा गाड़ियाँ, उनका क्या करते हैं आप लोग? ज़ब्तशुदा गाड़ियों की जी 2 कैटेगरीज हैं। उनमें एक गाड़ियाँ वो हैं जिनका चेसिस नंबर ही टेम्पर्ड होता है, ठीक है। एक गाड़ी वो है जिसका चेसिस नंबर जेन्युइन होता है, लेकिन वो चेसिस नंबर इंपोर्ट नहीं हुआ होता, यानी वो स्मगल्ड होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास वो भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यहीं से हम डालकर ये देख लेते हैं कि ये किसी भी गाड़ी का हम चेसिस नंबर डालें तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है या नहीं इंपोर्ट हुई है, तो वो हमें एट द स्पॉट ही पता चल जाता है। और दूसरा, हमें एक और प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है गाड़ियों के केस में कि हमें पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाकर गाड़ी की ये टेस्टिंग करवानी पड़ती है कि गाड़ी का चेसिस नंबर जेन्युइन है। जो टेम्पर्ड गाड़ियां उनको नहीं, वो हर गाड़ी हम भेजते हैं जो पकड़ते हैं, और वो हमें बताते हैं कि जी इस गाड़ी का चेसिस नंबर जेन्युइन है, या इसका चेसिस नंबर पंच्ड है, या कट है, या टेम्पर्ड है। ठीक है। अब जो टेम्पर्ड गाड़ियां हैं उनके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो किसी को भी ऑक्शन नहीं की जा सकती, ठीक है। वो सिर्फ सरकारी महकमे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ सरकारी महकमों को वो देते भी हैं गाड़ियाँ, उसकी नीलामी नहीं टोकन प्राइस पे हम उनको यूज करने के लिए दे देते हैं, और हम खुद भी उनको अपने ऑपरेशनल पर्पसेस में यूज करते हैं। जो गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड हैं, जिनका चेसिस नंबर ठीक है, वो नीलाम होती हैं, रेगुलर हमारे यहाँ हो रही होती हैं, और उनके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस गवर्नमेंट को आ रहा होता है। बिल्कुल सही है जी। तो इनके 2 किस्म के डिस्पोजल हैं, या ये सरकारी महकमों में चली जाती हैं काम के लिए, या ये नीलाम हो जाती हैं। जो नीलाम होती है उनका क्या तरीकाकार होता है? उसका वही तरीकाकार है जो नीलामी का होता है कि हम एक नीलामी का शेड्यूल जारी करते हैं, उसमें हम तमाम गुड्स की, तमाम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये हम नीलाम करने जा रहे हैं फलान तारीख को, और फिर एक ओपन बिडिंग होती है, उसमें जो आकर उसकी नीलामी, हाँ जी, जो बोली लगाए वो कर सकते हैं। आम शहरी कोई भी अपने आईडी कार्ड के साथ आके वहाँ बिल्कुल, वो जो उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अपने आईडी कार्ड और अपनी जो है बिड में शमूलियत जो है वो आपने, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। जी। तो ये कितने टाइम बाद आप जो है? हम लोग तो जी हर महीने कर रहे होते हैं, हर महीने आप हमारे हर महीने ऑपरेशन आ रहे होते हैं, हर महीने सामान जब्त हो रहा होता है, हर महीने हम तो एक जो हर महीने आप गाड़ियों की जिस तरह फरमा रही है नीलामी करते हैं, तो कितना रेवेन्यू से इकट्ठा हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाता है रेवेन्यू जी। हमने इस साल में तकरीबन कोई 60 मिलियन के करीब मेरे ख्याल है, उससे भी ज़्यादा जो है हमारी रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अच्छा। वो सिर्फ गाड़ियों का नहीं, गाड़ियाँ प्लस बाकी सामान भी जो हमारे पास, जैसे कपड़ा है, कोई और सामान है, जूते हैं, जूते भी हमने किसी जगह से उठाए थे, जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की, बादाम हैं, ड्राई फ्रूट हैं,
फूड के आइटम्स हैं, तो जो नहीं, चीज़ें अब ड्राई फ्रूट पे क्या आप उसमें मतलब जब आ गया ड्राई फ्रूट वो तो खा खू जाते हैं लोग। नहीं नहीं जी, ड्राई फ्रूट को तो बल्कि जो चीज़ें पेरिशेबल नेचर की होती हैं, मैं ये भी बताना चाह रही थी, जैसे रानी जूस है ईरान का, वो स्मगल होके आता है। फिर इसी तरह ड्राई फ्रूट है या कोई और केक्स हैं या कोई और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेबल मतलब स्मगल होके आई है, तो उसको हम ऑक्शन जल्दी करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि जाहिर है ये एक्सपायर होने वाली सामान है और ख़राब होने वाला सामान है। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो होती हैं इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है या नहीं हो सकती? जी होती है। जब ये हमसे नीलाम करवा के ले जाते हैं तो ये नीलामी के कागज जाके एक्साइज में प्रेजेंट करते हैं, वो इस गाड़ी को अभी इसका बंद किया हुआ था कि गाड़ियाँ जो है नहीं होनी, अब खुल गया ये, इसका कस्टम पेड हो सकती हैं गाड़ियाँ भी? कस्टम पेड तो होती हैं जो नॉन, नहीं अभी जो आ रही है उसका कस्टम पे कर सकते हैं या अभी बंद है? बंद है। वो एक एमनेस्टी स्कीम कभी कभी चलाता है एफबीआर लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, कि जी एक एमनेस्टी स्कीम कभी एफबीआर लॉन्च कर देता है कि जी जिसके पास नॉन कस्टम गाड़ी है वो आए और आकर कम पैसों में नहीं, सिर्फ आए और डिक्लेयर करे और ड्यूटी टैक्सेस दे के ले जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है ना कि उस बंदे को उसकी गाड़ी तो वापस मिल जाएगी। वरना रूटीन में जो हमारे रूल्स हैं उसके तहत तो वो बंदा उस गाड़ी का दोबारा हकदार ही नहीं है जब तक कि वो ऑक्शन तक उसका पीछा ना करे और फिर आकर उसको दोबारा ले। वैसे तो नॉर्मली बेचारे जाहिर है जिनकी जब्त हो जाती है वो उसका पीछा फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ती। क्योंकि अगर उन्होंने वो गाड़ी 40 या 50 लाख में ओरिजिनली ली थी नॉन कस्टम पेड, तो अब उन्हें यही गाड़ी 2 करोड़ में लेनी पड़ेगी, विच मीन्स के 2 करोड़ प्लस वो 60 लाख जो उन्होंने पहले दिए एक्स्ट्रा हो गया उसको, तो वो 2 दफा गाड़ी की कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से नॉर्मली लोग जो है वो नहीं ले रहे। शक की बुनियाद पे पकड़ते हैं या आपको मुखबरी होती है, इतला होती है कि मुखबरी भी होती है, और अब हमारे जो कुछ इंस्पेक्टर्स हैं वो इतने ट्रेन भी हो गए हुए हैं कि वो किसी गाड़ी का नंबर देखकर उसकी हालत देखकर और वो फौरन पहचान लेते हैं कि ये गाड़ी जो है, उसको चेक करते हैं। जो टेम्पर्ड गाड़ी होती है उसका क्या करते हैं फिर, कैसे उसको चेक करने का क्या? वो तो मैंने आपको बताया पंजाब फोरेंसिक लैबोरेटरी हमें दे देती है। अगर वो कागज दिखा देता है तो ठीक है, वो कागज भी दिखाएगा तब भी हमने ये तो चेक करना है कि ये चेसिस नंबर क्या है और वो कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ उधर वहाँ देर लगती है, वहाँ देर लग रही है। पहले तो वहाँ वो हमें दे देते थे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट, अब वो 15 दिन लगा लेते हैं इस काम में। जो बाहर बैठे हुए लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान चीज़ें भेजने के लिए या वहाँ मंगवाने के लिए वो उसकी कस्टम ड्यूटी जो है वो कहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि घर बैठे मालूम कर लें कि क्या इसकी ड्यूटी हमें पड़ेगी? कोई तरीकाकार है ऐसा, कोई वेबसाइट या कोई चीज़? हाँ जी, वेबसाइट्स तो हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत टेक्निकल है। चीज़ की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसकी टैरिफ हेडिंग बिल्कुल बदल जाती है और ड्यूटी का स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो जाता है। लिहाजा ये कई गुना बेहतर होता है कि आप जो है कहीं से ये मालूमात कस्टम वालों से ले लें जो अप्रेजमेंट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में जाए वहाँ से जाके लें। और इंपोर्ट करना वैसे भी हर एक का अब अलाउ नहीं गवर्नमेंट ने किया हुआ, उसके लिए आपको बड़ा जाके अपनी इंपोर्टर की आईडी खुलवानी पड़ती है। हमारे एक कस्टम्स का एक पूरा सिस्टम है जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील करता है, उसको वीबॉक कहते हैं। वो है वेब बेस्ड वन कस्टम का सिस्टम। उसमें जाके आपने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है कि मैं एज एन इंपोर्टर फलान चीज़ इंपोर्ट करूँगा रेगुलरली, और फिर आपको वहाँ जाकर उसकी आईडी इशू करवानी पड़ती है और फिर इंपोर्ट का काम। मंशियात एक लानत है जी, और मंशियात जो है वो स्मगल भी बहुत होती है जी। तो ज़्यादातर ये किस एरिया से स्मगल होकर पाकिस्तान आती है? देखिए, जो शराब है वो तो बाहर के मुल्कों से ज़्यादातर आ रही होती है। कोई यूरोप से उठा लाया, कोई दुबई से उठा लाया, कोई कहीं से, जहाँ से भी पैसेंजर्स आ रहे होते हैं नॉर्मली। कभी कभी ये लॉन्चों से भी आ रही होती है। और जो ये बाकी मंशियात हैं वो तो आपको पता है, वहाँ से तो अफ़गानिस्तान उसकी एक वो मंडी है, हेरोइन हो गई, एफ्यून हो गई, और ये सब चीज़ें वहाँ से आ रही होती हैं। तो ये हमें जहाँ जहाँ फिर हम इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं हम करते हैं। अच्छा, ये भी आपकी जो डिक्शन में आती हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि नॉन कस्टम ही है कि इसको आप मंशियात को डायरेक्टली जाके पकड़ सकते हैं? मंशियात को भी हम डायरेक्टली जाके पकड़ लेते हैं, लेकिन चूंकि ये मेन टू मेन एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का है कि मंशियात के पीछे वो प्राइम एजेंसी है, लेकिन आप पकड़ सकते हैं उनको। लेकिन हम भी पकड़ सकते हैं, हमारे पास भी वो पावर्स हैं उनको पकड़ने के। बिल्कुल है। ये गुटखा, लेकिन जो शराब है वो टोटली हमारा डोमेन है, वो जहाँ भी होगी वो कस्टम वालों ने पकड़नी होती है, और वही उसके ज्यादा होते हैं क्योंकि इंपोर्टेड होती है। लोकल को तो नहीं पकड़ फिर वही बात है ना, इंपोर्टेड वाली बात। लोकल को तो नहीं पकड़ सकते ना? नहीं, लोकल को तो हम नहीं पकड़ते, वो तो फिर वो जाहिर है वो एक्साइज वाले पकड़ते हैं, प्रोविंशियल एक्साइज वाले। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, ये गुटखा जो है ये बलूचिस्तान के रास्ते, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से आता हुआ बहुत तादाद में पूरे मुल्क में फैलता है, तो वहाँ पे आपने कस्टम जो अपने हुकाम है उनकी ड्यूटी नहीं लगाई हुई कि इनको ज़्यादा, क्योंकि रास्ते भी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो
नहीं, रास्ते बहुत हैं। बलूचिस्तान मतलब वो पहाड़ों के अंदर से बलूचिस्तान कैसे? जो है, बलूचिस्तान का ईरान के साथ कई 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कई 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। पेशावर का बहुत ज़्यादा, मतलब वी हैव वेरी लॉन्ग बॉर्डर्स, और वहाँ में कहीं से भी वो पिलफरेट करके आ सकती है चीज़, उसको रोकना जो है ना उस वक्त मुश्किल है। तो ये इलाके जो हैं, चूंकि इतने यहाँ पे कई 100 किलोमीटर के बॉर्डर्स हैं, हमारे ईरान के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं, तो उनको ज़ाहिर है फिजिकली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब तक कि वहाँ पर वही वाला काम ना हो सके कि बाड़ लगाई जाए, खंदक बनाई जाए, उसको फिजिकली चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि हमारी इनवेरिएबली जो फोर्सेस हैं वो इंडिया से थ्रेट की वजह से ज़्यादा डिप्लॉयड ईस्टर्न बॉर्डर पे होती हैं। वेस्टर्न बॉर्डर को हम उस तरह से एक ख़तरे का बायस नहीं समझ रहे होते, और वहाँ पे डिप्यूट भी ज़ाहिर है उस हिसाब से लोग हैं। तो ये एक हमारी डायनेमिक्स ऐसी है मुल्क की कि उसकी वजह से चीज़ों को जब तक हम फिज़िकली बाड़ लगाकर और प्रॉपरली इफेक्टिवली रोक नहीं पाएंगे, उनकी एक कसीर तादाद जो है चली जाती है। अगर मैं आपकी बात दूसरा एक डिमांड फिनोमिनन भी है कि हमारे माशाल्लाह पूरे मुल्क में गुटके की और इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई ने किसी ना किसी तरह तो पहुँचना है। ये तो इकोनॉमिक्स का एक असूल बुनियादी है। तो चूंकि यहाँ पे डिमांड है, लोग खा रहे हैं, उन्हें आदत है। अच्छा, लिया गुटखा खा रहे हैं? जी बिल्कुल। जब इंडिया से खुला हुआ था बैन, तो तब भी गुटखा था, लेकिन तब वहाँ कम अज़ कम पैसेंजर्स के जरिए कैरी हो के किसी ना किसी तरह आता रहता था। अब आप जाहिर है जिस चीज़ की रसद को बंद करेंगे उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सही है। तो ये तो फिर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इकदाम है कि वो बाढ़ जो लगा रहे हैं अफगानिस्तान में। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी कि बहुत ठीक लगा रहे हैं बाढ़। हम भी छालिया गुटखा वगैरह पकड़ते हैं, और हमारे कस्टम्स एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे शराब है, छालिया, गुटखा, मनशियात, पोर्नोग्राफिक मटेरियल या इस किस्म का कोई मवाद। नहीं तो आप थोड़ी सी सख्ती जो है वो कम कर दे, प्राइस जो है वो कम नहीं, ये चीज़ें तो वो हैं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाह रही थी। ये जो लिस्ट मैंने भी आपके आगे पेश की है, गुटखा या छालिया या शराब या पोर्नोग्राफिक मटेरियल या एक्सपायर्ड गुड्स, ये वो गुड्स हैं कि जो हमें जिस हालत में भी मिलेंगी हमने इनको सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। इनको हम कहीं यूज़ में तो दे नहीं सकते। तो लिहाजा इनके बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको आपने तल्फ करना है। फिर हम लोग कस्टम डे पे इनको जो है जलाने और अच्छा ये तोड़ने और पिघलाने का काम करते हैं। ये एक तासर ये भी अमूमन दिया जाता है कि ये जो आप तलफ करते हैं इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत सारी आप एक्सपायर या जाली मंशियात जो है वो इस तरह ज़ाया कर देते हैं, और असल जो है ये बेच देते हैं, रख लेते हैं। ये एक तासुर पाया हाँ जी, तासुर तो हर तरह का होता है, और हर जगह ज़ाहिर है लोग इस किस्म की बातें भी करते हैं, और एक्चुअली भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ में होता था, अभी भी कुछ ना कुछ हद तक किसी स्केल पे हो सकता है ऐसा काम कोई इंडिविजुअली करता भी हो। लेकिन हम लोगों की कोशिश हमेशा यही होती है कि हम कंट्रोल्स को बेहतर करें। लिहाजा हम लोगों ने अब यही किया है कि वेयर हाउस पे बंदे तो लगे ही होते थे, हमेशा से लगे रहते हैं, लेकिन वो बंदे ही अक्सर जो है वो मिल मिला के काम करते थे। वहाँ से होती है जी, अब हमने फिर ये किया था कि हमारे जहाँ ऑफिस की हद तक हमारे जितने वेयर हाउसेस हैं हमने उनके ऊपर कैमरास भी लगाए। ठीक हो गया। और उन कैमरास की मॉनिटरिंग भी हमारे कंट्रोल रूम से होती है। तो वहाँ पे कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट हमें नजर आए कि जी इस वक्त यहाँ पे कोई चीज़ निकालने की कोशिश हो रही है या इधर उधर कोई आ जा रहा है, तो वो हमारे थोड़े नोटिस में। ये एक साल बाद तलफ करते हैं आप? नॉर्मली साल बाद करते हैं, साल में 2 दफ़ा भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास सामान कितना जमा हो गया है ऐसा। ठीक है। और दूसरा जाहिर है उनकी भी एजुडिकेशन का हमें इंतजार होता है। वही बात हम जो कर रहे थे कि जब तक जज उस पर एक जब्त होने का ऑर्डर जारी नहीं करता उससे पहले हम उन चीज़ों का डिस्पोजल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जगह का तयन करते हैं कि कहाँ पे? हाँ जी, नॉर्मली वाघा बॉर्डर पे हमारी ये सेरेमनी होती है, वहाँ पे ही हम ये सारे ओपन एरिया में जाके इसको, हाँ जी, कंटेनरों में और चीज़ों में भर के लेके जाते हैं और फिर जाके वहाँ। वाघा बॉर्डर ही क्यों? एक्चुअली कस्टम का एक बड़ा स्टेशन है वाघा बॉर्डर ना, इस वजह से, और वहाँ पे बहुत खुला एरिया है जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं। जो अब शहर के दरमियान में एक आग लगा दें आप और फिर वो बाद में इमारतों तक फैल जाए, तो वो कोई इतना मुनासिब नहीं रहेगा। आपका महकमा तमाम स्मगल शुदा चीज़ें पकड़ सकता है या इसका कोई दायरा कार होता है? नहीं, हम तमाम स्मगल शुदा चीज़ें, जितनी भी स्मगलिंग पे हमारा इदारा जो है वो प्राइम इदारा है जिसने एक्शन लेना है। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर स्मगल होके आ रही है तो वो हमारा इदारा कार है। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही है, लेकिन ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस साइमा आफ्ताब साहिबा जो है गुफ्तगू फरमा रही थी। तो मिस ये जो अभी आपने बताया कि तमाम कस्टम शुदा चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें आती हैं, जो तो सिगरेट जो है ये तो पाकिस्तान में भी बनती है, तो सिगरेट बड़ी तादाद में स्मगल होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिगरेट की वो ब्रांड्स जो इम्पोर्टेड हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है।
और उनकी भी जाहिर है सिगरेट को चूंकि एक लग्जरी आइटम भी समझा जाता है इंपोर्टेड सिगरेट को, और दूसरा ये कि वो सेहत के लिए भी चूंकि फ़ायदेमंद नहीं है, तो इस वजह से उस पर भी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। तो ये ज़्यादातर जिस तरह यहाँ लाहौर के अंदर शालम मार्केट है, अनारकली, यहाँ पे, इसके अलावा भी इनके गोदाम वगैरह होते हैं और काफ़ी गोदामों पे हम तो इसमें महंगे वाले सिगरेट जो होते हैं आम भी वहाँ पे होते हैं सिगरेट, महंगे ही सिगरेट ज़्यादा मिलते हैं, महंगी वाली ब्रांड्स मिल रही होती हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स मिल रही होती हैं जी। अच्छा, ये वहाँ आप इन एरियाज़ में ज़्यादा जो है वहाँ जाकर आम खोखों शोखों पे तो नहीं मिलती होंगी इम्पोर्ट पर, या पता नहीं। हाँ जी, रिटेल पे वैसे भी हमारा कस्टम इंटेलिजेंस का जाने का इतना नहीं होता कि हम रिटेल पे जा रहे हों। हमारी कोशिश होती है कि हम या तो कोई गाड़ी जा रही है अगर सिगरेट लेके या छालिया लेके या इस तरह का कोई भी आइटम लेके, तो गाड़ी को इंटरसेप्ट कर लिया जाए, या किसी ऐसे गोदाम पे चला जाए जहाँ पे ये चीज़ें बाकायदा होलसेल के तौर पे डील हो रही हों, तो वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम पहुँचें। अच्छा, ये रोड्स के ऊपर जो चेक करते हैं आप, ट्रेलर आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जी, ये कोई नाका शक्ल लगाते हैं? नहीं, जहाँ मर्जी इसको रोक के चेक? नाका लगाने से एक्चुअली थोड़ा सा ये एक आंसर हो जाता है कि नाका एक डबल एज चीज़ है, नाका एक कलेक्शन पॉइंट भी बन जाता है फिर बिलावजह चीज़ों के लिए, इसलिए हमने नाके से तो कुछ परहेजी किया हुआ है, और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना वैसे मूवमेंट रखें सड़क के ऊपर, और अगर हमें कोई चीज़ नजर आती है तो पड़ता है या कुछ है मुखबिर है तो उसको रोक के वहाँ चेक कर लें। तो एक फॉर एग्जांपल है, कराची से कोई एक ट्रक ट्रेलर आ रहा है और उसमें कुछ हिस्सा उसका जो है नॉन कस्टम या स्मगल शुदा है, और बाकी जो है ठीक है लोकल है या कस्टम पेड है, तो आप वो पूरा सामान जो है, पूरा ट्रेलर जो है उसको जब्त कर लेंगे, या वो उतना सामान जो है उसको जब्त करेंगे? इसके लिए काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स को भी शिकायत होती है और काफ़ी लोगों को भी कि जी हम काफ़ी लोगों का सामान लेके जा रहे होते हैं, बीच में एक आध सामान ऐसा होता है जो स्मगलिंग का होता है, और उसकी वजह से आप हमारा पूरा ट्रॉलर या पूरा कंटेनर या पूरी चीज़ जो है वो जब्त कर लेते हैं। उसमें फिर एक इन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ था कि अगर 30% और लेस सामान जो है स्मगल्ड है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ स्मगलिंग वाला सामान उतार लें, या वो सामान जिस पे हमें शक है कि ये स्मगलिंग का है वो उतार दें और बाकी चीज़ को जाने दें। लेकिन अगर हमें लगे कि इस ट्राले में 50%, 30%, 40% से ज़्यादा सामान स्मगल ही है, तो फिर हमारे चूँकि रूल्स में ये है कि जो कैरियर है वो भी चूंकि स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, लिहाजा उसका भी जब्त होना और लेकिन उसमें जो 50% दूसरा, उसमें दो उसमें लोग हैं, 4 हैं, उनका क्या कसूर है? वो उनका सामान उनको दे दिया जाता है तस्दीक करने के बाद, लेकिन ट्राला और वो जो आपका कंटेनर है या जो भी गाड़ी उसको लेके जा रही है वो फंस जाती है। नहीं, वो तो डेफिनेटली अगर 50% से ज्यादा है या इतना, तो फिर वो इन्वॉल्व तो होगा ना। ये है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये जाहिर है उस एक्ट में कनाइवेंस कर रहा है, ये एक स्मगलिंग के सामान की आमदोरफ्त में मददगार साबित हो रहा है, तो इस वजह से फिर उस चीज़ को रोका जाता है। पिछले दिनों लाहौर के अंदर आपके डिपार्टमेंट ने एक ऐसी वो सर्विस जो दूसरी जगह पे देती है, क्या कहते हैं उनको, उसको मतलब टीसीएस टाइप में, हाँ जी, कोरियर कंपनी, कंसोल का सामान उसे को आपने पकड़ा कि वहाँ से सामान जो है वो स्मगल शुदा सामान जो है वो जी ऐसा ही है। कोरियर के जरिए बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, और इसमें ये होता है कि चूंकि कोरियर पे ज़्यादा लोगों को शक नहीं होता, क्वांटिटी कम होती है, और उसमें लोगों की कोशिश होती है कि हम स्मगलिंग का सामान मुख्तलिफ बॉक्सेस में मंगवा के बाद में उनको कंबाइन करके वो एक बहुत बड़ी खेप बन जाती है उसी सामान वो एक बड़ा, उसमें से हमें बहुत ज्यादा इंडियन ओरिजिन गुड्स मिली, वही जो आप दुबई वाली बात कर रहे थे, उस तरह की चीजें हमें मिली। शक हुआ था क्योंकि कोरियर कंपनीज तो अक्सर जो है वो मेयार पे चीजें चेक करते हैं। हाँ जी, नहीं, लेकिन कोरियर कंपनीज को ये आइडिया तो नहीं है ना कि अब ये चीज इंडियन है और ये इम्पोर्टेबल नहीं है। उनको तो कुछ किसी ने कहा कि क्लॉथ्स लेके जाने हैं, कपड़े हैं, ले लिया, उस लिहाज से जाहिर है एक चीज को जैसे कस्टम ऑफिसर या लेकिन उसमें लोग थे, जाहिर है हर एक को चूंकि जो डील कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या चीज़ इंपोर्टेबल है, क्या चीज़ इंपोर्टेबल नहीं है, एक वेग आइडिया उनको होता है। तो अगर वो इतनी बड़ी तादाद में कंसोल्स आ रहे थे तो उसका मतलब है कि जाहिर है ये कोई भूल चूक नहीं थी कि एक आध पार्सल आया हुआ था, वो पूरा कंटेनर भर के ऐसी चीज़ों का था। कोई आगाही मुहिम भी चलाते हैं आप इस हवाले से, ऐसी कंपनियों के लिए, या इस तरह के जो आपकी जिस तरह मार्केट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी आगाही मुहिम होती है आपकी? वैसे आगाही मुहिम मार्केट्स में तो हम नहीं दे रहे होते, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है FBR की, उसके ऊपर सारी इंपोर्टेबल नॉन इंपोर्टेबल की चीज़ों की लिस्टें लगी होती हैं। अवेयरनेस के ये है कि हम लोग उस तरह से पब्लिक आउटरीच नहीं कर रहे होते चीज़ों के लिए, लेकिन जो इन चीज़ों के एक्चुअली हमारा इशू ये है कि हमारे 2 किस्म के क्लाइंट हैं, इंपोर्टर्स हैं या स्मगलर्स हैं जो नहीं कर रहे काम, वो उन 2 चीज़ों बंदों से हम डील कर रहे हैं।
उनको अल्हम्दुलिल्लाह रूल रेगुलेशन पता होते हैं दोनों को अच्छे तरीके से। इंपोर्टर को भी पता है कि जी ये चीज़ लाऊंगा तो फंस जाऊंगा, और स्मगलर को भी पता है कि ये चीज़ इंपोर्टेबल नहीं है इसलिए मैंने स्मगल कर दी। ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से स्मगल की जाती है, ये कंपनियां या ये एरियाज, वहाँ आपको वर्कशॉप्स वगैरह करवाती हैं इतने, जैसे मतलब एरियाज हैं कि ये जैसे अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान है, इंडिया, ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं आपकी? नहीं, वर्कशॉप्स वगैरह का तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि वहाँ उनको जो जो मौके पे हमें मिलता है उनको हम ज़रूर एजुकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन वाले आते हैं, चेंबर वाले आते हैं, यहाँ पे हम ज़रूर अवेयरनेस करते हैं, इनको गाइड करते हैं आप। रिटेलर्स की मार्केट्स वाले आते हैं, कई दफ़ा मार्केट्स वाले एहतजाज करते हैं कि आपने हमारी फ़लानी चीज़ कर ली, और जाहिर है मार्केट्स में भी ये इशू है कि इंपोर्टेड के साथ स्मगल्ड सामान भी साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है। फिर उनकी अवेयरनेस हमें करनी पड़ती है, उनकी एसोसिएशंस के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को एजुकेट करते हैं कि जी अगर आपको किसी सामान के कोई जेन्युइन कागजात नहीं देता तो उसको मत ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि फिर वो कल को आपके लिए एक इशू बनता है। तो इस तरह से हमने फोकल पर्सनस उनके बनाए हुए हैं, उनके साथ हमारा लाइजन रहता है। इसी तरह गुजरांवाला चेंबर्स के साथ हमारा लाइजन है, यानी मेरी जुरिस्डिक्शन में जो जो चेंबर हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जो मेजर एसोसिएशंस हैं जो कि इस चीज़ से अफेक्ट होती हैं वो हमारे साथ आकर करती रहती हैं एक्सचेंज। कभी गोल्ड भी पकड़ा नॉन कस्टम? गोल्ड की ज़्यादातर मूवमेंट एक्चुअली होती है एयरपोर्ट से, कि पैसेंजर लेके आ रहा होता है गोल्ड या ले जा रहा होता है, तो वो वहाँ से ज़्यादा पकड़ा जाता है। इधर हमारे पास अभी इस तरह से नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। अच्छा, ये तो आपकी इस महकमे के हवाले से हो गया। अब मैं आपकी इजाज़त से थोड़े से पर्सनल आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर ज़रूर। एक ब्यूरोक्रेट और एक शायर की जो है बेटी, वो भी ब्यूरोक्रेट, तो थोड़ा सा गर्दन में सरिया तो होगा ना? मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी हूँ और खुद भी ब्यूरोक्रेट हूँ। नहीं जी, मेरा तो ख्याल है कि इसमें सरिये वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो जो है वो उसका डेफिनेशन ही ये है कि उसने एक डिग्निटी के साथ जो है गवर्नमेंट को सर्व करना है और पब्लिक को सर्व करना है। दो पर्पस हैं हमारे, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बात है कि जिस पे तकब्बुर किया जा सके। मतलब इसमें ये कहा जाए कि आप बाय बर्थ ब्यूरोक्रेट हैं और बाय बर्थ शायरा है, मतलब आपके ब्लड के अंदर ये चीज़ें हैं कि आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़े शायर आफ्ताब साहब नाम माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर उनका। तो आपको कैसे शौक वालिद साहब से हुआ? कैसे? मेरा ख्याल है जाहिर है तहत शऊर में तो वही बात होती है कि एक उनसे ही शौक हुआ होगा, उनको देखा और फिर ये सोचा कि इसी लाइन में मैंने भी आना है, और शायरी भी उनको देख देख कर जाहिर है कि एक इंस्पिरेशन हुई और वो भी शुरू कर दी। किस उम्र में आपने शायरी स्टार्ट की? शायरी की उम्र तो यही होती है जी, बस कॉलेज के अवाइल की उम्र मेरा ख्याल है कि उसी में ही आप एक कर रहे होते हैं। पहला शेर याद है? नहीं, अब उस तरह याद नहीं है कि पहला कौन सा है, ये याद नहीं है। कुछ शेर, कोई किताब वगैरह लिखी है आपने इस हवाले से? किताब मेरी अभी तक छप नहीं सकी, अगरचे कि वो मुसवदे की शक्ल में मौजूद है, लेकिन अब मेरी 3-4 साल से जितना लोड है आपके ऊपर, पोस्टिंग्स ऐसी हैं, वही मैं कह रही हूँ कि मेरी 3-4 साल से पोस्टिंग्स ऐसी हैं कि जब से मैंने इरादा बांधा कि अब मैं इसको एक कंबाइन करके और इसको थोड़ा फाइन ट्यून करके एक किताब ले आनी चाहिए, बल्कि मेरे वालिद साहब भी मुझे अक्सर कहते रहते थे कि मेरी तो आ गई थी किताब फलान साल में और तुम्हारी अभी तक नहीं आई। तो वो समहाउ जॉब असाइनमेंट्स कुछ इस किस्म की मिल गई हुई हैं कि वो मुझे उसको प्रॉपरली देखने का एक फ्रेम ऑफ माइंड भी नहीं बन रहा मेरा, और टाइम भी नहीं मुझे मिल रहा। रफली आइडिया है कि अब तक कितने शेर कह चुकी हैं और गज़लें कितनी लिख चुकी हैं, आपको इस तरह से कोई है? हाँ जी, गज़लें तो कुछ 60-70 तक होंगी मेरा ख्याल है। कुछ बीच में कतात भी हैं, कुछ अशार हैं जो 2-3 शेर हो पाए और गज़ल नहीं हो पाई, तो वो है तो सही। अब कुछ इतना है ज़रूर कि बन जाए एक किताब। महकमाना मसरूफियात और पर्सनल लाइफ, ज़ाहिर है अपनी घरेलू लाइफ भी है, वो भी मसरूफियात, कैसे टाइम निकालती हैं आप? बस दिक्कत ही निकालते हैं मुश्किल से। हाँ, इतने मुश्किल अल्फाज नहीं बोले कि मैं और मेरे नाज़रीन हर रोज़ आपको वे करना पड़ता है कि किस चीज़ को आपने कैसे प्रायोरिटाइज करना है, यानी डेली बेसिस पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को जगलिंग समझ लें कि करनी पड़ती है चीज़ों की। मैंने वादा किया था अपने नाज़रीन से कि प्रोग्राम के एंड पे मिस साइमा आफ्ताब साहिबा चूँकि ब्यूरोक्रेट अपनी जगह है लेकिन वो शायरा भी हैं, तो मैं उनसे कुछ चंद अशार और गज़ल जो है वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो ज़रा प्लीज़ मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन को आप जो है ज़रूर सुनाएं। 2-3 अशार मैं आपको हर गज़ल से सुना देती हूँ। एक तो पहले जो आपने फरमाइश की है कि किसी का बारे नदामत किसी को ढोना पड़ा, किसी का बारे नदामत किसी को ढोना पड़ा, न शर्मसार हुआ वो तो मुझको होना पड़ा। क्या बात। और ये इख्तियार का एक पल और उस पे हश्र बपा, ये इख्तियार का एक पल और उस पे हश्र बपा, बड़ा ही महंगा हमें खाक का बिछोना पड़ा।
और हमारी वहशत गिरिया को दश्त भी कम थे। हमारी वहशत गिरिया को दश्त भी कम थे, सो हमसे तंग बहुत घर का एक कोना पड़ा। वाह। और अब मैं एजाज साकिब साहब की जो है फरमाइश वो एक सुना देती हूँ कि जी रायगानी की मद में रहना पड़ा, रायगानी की मद में रहना रायगानी पड़ा। की मद में रहना पड़ा, नागहानी की जद में रहना पड़ा। वाह। बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, बाग़े जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। और अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा। क्या बात है, क्या बात। और इस ताल्लुक़ का नाम क्या रखूं, इस ताल्लुक़ का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। कुछ और अशार के जी जी। हवा ने कान में आकर कहा चिराग जला, हवा ने कान में आकर कहा चिराग जला, खुशी खुशी तेरा आंगन सजा चिराग जला, करारे कल्ब मिले राह का सुराग मिले, किसी मज़ार पर चादर चढ़ा चिराग जला। और एक गज़ल से मैं कुछ अशार आपको सुना देती हूँ कि जी इरशाद। उदासी नीम तारीकी हवा ताज़ा नहीं है, उदासी नीम तारीक की हवा ताज़ा नहीं है, कि इस जिंदा में खिड़की और दरवाज़ा नहीं है। क्या बात। ये आबे तुंद रौ पर झूलते पुल की मुसाफत, ये आबे तुंद रौ पर झूलते पुल की मुसाफत, किनारे पर खड़े लोगों को अंदाज़ा नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तवातर से चली आती है हर मुश्किल तो क्या ये, तवातर से चली आती है हर मुश्किल तो क्या ये, सहूलत मांगते रहने का खुमियाजा नहीं है। बहारा में खिला है जर्दी रुखसार का गुल, बहारा में खिला है जर्दी रुखसार का गुल, मुयस्सर इसको तेरी दीद का गाज़ा नहीं है। क्या बात। मेरे दिल का खला यकसर मुकम्मल हो चुका अब, मेरे दिल का खला यकसर मुकम्मल हो चुका अब, यहाँ ख्वाबों के टूटे का भी आवाज़ा नहीं है। क्या बात। और आखिर में 2-3 शेर अपनी ताज़ा गज़ल से मैं आपको सुना दूं कि सबको इसकी पड़ी नहीं होती, सबको इसकी पड़ी नहीं होती, सबको इसकी पड़ी नहीं होती, नौकरी ज़िंदगी नहीं होती, और आरजू भी है आरजू का फरेब, तिश्नगी तिश्नगी नहीं होती, कुछ भी हतमी लिखो तो याद रखो, वक्त की डायरी नहीं होती, और रोज़ दरिया से माजरत करके, रोज़ दरिया से माजरत करके, प्यास में कुछ कमी नहीं होती, झूठे गम की कसम हमें अब तो, झूठे गम की कसम हमें अब तो, कोई सच्ची खुशी नहीं होती, और पहले होती है उम्र भर की बात, पहले होती है उम्र भर की बात, बाद में बात भी नहीं होती। बहुत आला, बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट जी, बहुत आला जी। वो मैं देख रहा था कि इस जो शायरी से पहले, गज़ल पढ़ने से पहले कि मिस साइमा आफ्ताब कुछ और थी, और जब यकीन कीजिए कि आपका लहजा, वो स्टाइल नरम, मैंने जो कहा था ना कि मतलब जो जिन जो शायर हैं उनमें नामवर शायरा, वाकई उसमें कोई मुझे लगता है शायरों का मसला तो बस शेर कहना ही होता है, आगे माशरे में उनका जो मकाम है वो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसा होता है वो। शेर लिखने और शेर पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको एक लहजा होता है, एक स्टाइल होता है कि वो एक मेरे सामने चंद मिनट पहले एक दबंग ऑफिसर बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद जब शेर पढ़े और जब गज़ल पढ़ी तो उसका लहजा ही इतना नरम, सॉफ्ट और स्टाइल ही एक अजीब था। लेकिन इस लहजे के बाद जो है अभी एक मैसेज मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि ये जो स्मगलिंग करते हैं जी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो स्मगलर्स हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी, और जो आपके महकमे में, देखिए काली भेड़े हर महकमे में मौजूद जी, बिल्कुल है, हर शोबे में, हर महकमे में मौजूद, उनसे इनकार नहीं। जो काली भेड़े हैं उनके लिए क्या पैगाम एक दबंग लेडी ऑफिसर साइमा आफ्ताब साहिबा का क्या होगा? मेरा ये ख्याल है उनके लिए मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि वो ज़माने और वो वक्त के जिसमें ऐसी चीज़ों को
बर्दाश्त किया जाता था या ऐसी चीज़ों का कोई रिवाज कायम किया जाता था या रिवाज होता था कि ये लोग स्मगलर्स जो हैं या महकमे में जो बेईमान अफसर हैं जो उनका साथ भी देते हैं, जो उनके सहूलतकार होने का काम करते हैं, उनको महकमा बर्दाश्त करता था। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया है। अब महकमा जो है ऐसी किसी चीज़ को, एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करता। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमारे इल्म में आती है हम उस पर एक्शन लेते हैं, किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और हमारी पॉलिसी यही है कि बड़ा छोटा देखते नहीं हैं। आमतौर पे हमारा राब्ता ही चूँकि इन्फ्लुएंशियल बड़े लोगों से होता है जिनकी के जगह जगह पर न्यूसेंस वैल्यू होती है, तो हमने उसको खातिर मिलाना छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए ये हमारी अब इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में FATF के लिहाज से स्टेटस की और जो सारी सूरत हाल है उसमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम अपने मुल्क को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दें। और हम ये रिस्क भी नहीं ले सकते कि हम अपना मुआशी तौर पे बेड़ा गर्क कर लें स्मगलिंग की चीज़ों को खुला आम जो है उनकी यहाँ पे मार्केटिंग करके और उनको यहाँ पर आने देने में सहूलत पैदा करके। लिहाजा हम तो क्रैकडाउन कर रहे हैं और क्रैकडाउन सख्त है और उसके रास्ते में जो भी रुकावट होगी उसको हम जो है उससे डील करेंगे और उनसे सख्ती से पेश आएंगे। अब वो दौर गुजर गए हैं कि जब बस कस्टम ऑफिसर जो है सिर्फ रोज़ पैसे अपनी जेब में डालता था और जो है गवर्नमेंट को बेच कर आ जाता था। अब गवर्नमेंट को हम बेचने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया मिस साइमा आफ्ताब साहिबा, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की, बहुत अच्छे अंदाज में स्मगलर जो है उनको भी पैगाम पहुँचाया और आपके महकमे की काली भेड़ें जो है उनको भी बड़ा अच्छा पैगाम कहा कि अब वो दौर नहीं रहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान की बुलंद पाया शायरा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे और शायरा से पहले आप एक ऑफिसर की गुफ्तगू सुन रहे थे। दोनों में बड़ा तजाद था। दोनों में एक ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी निभा रही थी, एक शायरा जो है वो अपने पैगाम जो है वो अवाम तक, अपने दिल की आवाज़ जो है, अपने सोच जो थी, सोचों में जो चीज़ें आती हैं उनको अवाम तक पहुँचा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए यही बेहतर होगा कि आप ये स्मगल शुदा चीज़ें जो है इनकी रोकथाम करें और इनको बिल्कुल ना लाएं। एक प्रॉपर वे जब बना हुआ है वहाँ से आए तो ये ड्यूटी कस्टम, हाँ अब गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक कर सकते हैं कि ड्यूटी कम की जा सके, आप महकमे के साथ आके कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी आपकी बात मानेगी, महकमा भी मानेगा, ना कि आप तरीक़ाकार ऐसे ऐसे निकाल लें कि आप रॉन्ग वे से आप चीज़ें लेके आए, वो खुद भी परेशान और पाकिस्तानियों को भी परेशान करें और ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाए। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये अवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर वो इलीगल एक्टिविटी होती हुई देखें और जहाँ पर उन्हें शक हो कि ये बंदा स्मगलिंग में या इस किस्म की गैर कानूनी चीज़ में इन्वॉल्व है या उनको शक है कि इस तरह से ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को फ़रोग दे रहा है और ना जाने इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका कोई कारोबार ऐसा सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, तो वो ज़रूर महकमों को राब्ता करें। अब तो PMDU का, प्राइम मिनिस्टर की कंप्लेंट पोर्टल का मौजूद है, वहाँ पर वो जाएं, जहाँ एक्सेस कर सकते हैं करें। हमारे नंबर्स भी अवेलेबल हैं। वो ज़रूर आवाम भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे कि ऐसे काली भेड़ों की निशानदेही अपने अंदर से वो लोग भी करें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा ये आपका पैगाम है कि मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। आपने दाएं बाएं ख्याल रखें कि कोई एक्टिविटीज़ ऐसी बंदा तो नहीं कर रहा जो मतलब बिल्कुल हटके है और कोई ऐसा रोज़गार नहीं है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा पैगाम है और मेरे ख्याल में ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान एजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।